हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मुद्दा सिर्फ क्या है, वर्णमाला। वर्णमाला मतलब किसी भी बुक से, कहीं से भी, किसी भी एग्जाम में इसके क्वेश्चन लगाओगे गलत होने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे ट्रिकी तरीके से पढ़ूंगा कि कभी जीवन में भूलोगे नहीं, बट उसके लिए एक कंडीशन है, आंख खोल के देखना पड़ेगा। आंख मतलब अंतरात्मा की आंख खोल के, ये आंख तो सबकी खुली रहती है, ठीक है। इधर आओ, वर्णमाला। वर्णमाला मतलब क्या भैया, कोई भी नशे पत्ते में दिन में पूछे या रात में पूछे, बस इतना पूछे कि वर्णमाला मतलब क्या, तो फट से उसको क्या बताना है, बस इतना बताना है कि वर्णमाला। वर्णमाला मतलब ये, और ये क्या है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बस एक लाइन की परिभाषा, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। कोई माइकल लाल गलत नहीं कर सकता इस परिभाषा को किसी भी एग्जाम में, 8वीं से लेकर IAS तक कहीं की भी एग्जाम दे देना तुम, ठीक है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वो सब तो ठीक है भैया, पर वर्ण किसको कहते हैं ये बताओ पहले तो, मुद्दे की बात। इधर आओ फटाफट, तो बहुत आसान भाषा में बता दूं, एक बार में पल्ले पड़ जाएगा। इधर आओ, ये लिखा आ और ये लिखा ज्ञा, ठीक है। आ से लेके ज्ञा तक ये जितने भी आपको दिखते हैं ये सब क्या है, वर्ण है। और इन सब का अध्ययन ही क्या कहलाता है, एक तरीके से इन सब का अध्ययन जब व्यवस्थित तरीके से समूह के रूप में आप कर लेते हो तो यही वर्णमाला कहलाता है, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें 3 चीजें आती हैं। एक आती है आपकी क्या, स्वर, एक आती है व्यंजन, और एक आता है क्या, संयुक्त व्यंजन। 3 चीजें, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो ये 3 चीजें जब आप पढ़ लेते हो, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, मतलब इनके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण मतलब, तुम तो छोड़ो, वर्णमाला मतलब क्या, वर्ण मतलब क्या, तो आ से लेके ज्ञा तक जो है सब वर्ण है। बस इतना खत्म करो, हटा, इतना लोड नहीं लेना, इतना दिमाग पे दबाव डालोगे तो फिर जियोगे क्या। क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, देखो एग्जाम में आता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा मतलब क्या, मैं जो अभी बोल रहा हूँ ये एक भाषा है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है। मैं आपसे बोलूँ कि इसको तोड़ दो, जितना तोड़ सकते हो उतना तोड़ दो। एक शब्द भी उठा लिया, एक शब्द को भी तोड़ दो, जितना तोड़ सकते हो तो तोड़ पाओगे। तो खूब से खूब आ से लेके ज्ञा तक कोई सा भी वर्ण आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। उसके अलावा अगर तुम लेके आ सकते हो तो तुम इस लोक के हो ही नहीं, अलौकिक व्यक्ति हो तुम। आई बात समझ में। तो आ से लेके ज्ञा तक ही आएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसमें कोई सा भी शब्द उठा लो, उसको तोड़ दो, मैक्सिमम तोड़ोगे तो आ से ज्ञा तक ही आएगा। तो कुल मिला के हुई कि नहीं हुई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ठीक है भैया। ये तो ठीक है, पर यहाँ लिखा वर्ण, यहाँ लिखा ध्वनि, तो वर्ण और ध्वनि में क्या अंतर है बता दूं, अभी बता दूं। ये लिखा क्या, ये लिखा आ, ठीक है। ये आ से लेके ज्ञा तक कोई सा भी वर्ण जब लिखा है तो वो एक्चुअल में वर्ण है, मतलब लिखित रूप को वर्ण बोलते हैं, अनाराम के लिखित रूप को वर्ण बोलते हैं। लेकिन मैं इसको बोलूँ नहीं, इसको यहाँ पे लिखा नहीं अपन ने, सिर्फ बोल दिया आ, तो ये क्या है, ये ध्वनि है, ठीक है। तो जब उसको बोला जाता है सिर्फ मौखिक रूप में वो ध्वनि कहलाता है, और जब उसको लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। क्लियर, सांस ले लो, पानी पी लो, आगे देखो। उसके बाद आता अक्षर, उसके बाद आता पद, फिर आता है शब्द। पद और शब्द अलग अलग है वैसे, वो सब चीजें यही बता दूंगा, तो कोर्स में क्या करेंगे, ठीक है। तो बाकी चीजें वहां बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी फास्ट फॉरवर्ड चलना, क्योंकि अपने को वीडियो बनाना, पिक्चर नहीं, ठीक है। उसके बाद आता पदबंध, उपवाक्य और वाक्य। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है, भाषा की सार्थक इकाई, समझ रहे हो, सार्थक इकाई वाक्य है। फेल करवा के मानेगा इस छोरी को। भाषा की सार्थक इकाई क्या है, वाक्य। क्लियर। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, क्या है, ध्वनि। आइए समझ, सांस लो, पानी पियो, टेंशन मत लो, मैं खड़ा हूं इतना बड़ा आदमी। क्लियर, आगे बढ़ जा, ठीक है। अब आओ इधर, क्या वर्णमाला खत्म करवा रहा हूँ 10-15-20 मिनट में। उसके बाद किसी बुक से पढ़ लेना, ऐसा लगेगा कि ये क्या है, क्यों है यार। इधर आओ, ठीक है। वर्ण, वर्ण तो वर्ण जो एक्चुअल में आ से लेके ज्ञा तक के हैं उनको 2 भागों में बांटा गया। कैसे, पहला 2 भागों में, मतलब ये एक्चुअल में एग्जाम में क्वेश्चन आते उस आधार पर बांटा है कि वर्ण होते कितने, एग्जाम में यूं पूछ लेंगे तो अपन तो मुंह फाड़ देंगे 52 होते हैं, लेकिन उसने यूं बोल दिया कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, फिर अपन 52 लगाएंगे और जरा दिल लगेगी। 1 नंबर से फिर कहीं का पद लेने से चूक गए, फिर बेरोजगार मरेंगे और फिर शादी ब्याह नहीं होगा, दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए ढंग से याद कर लो कि वर्ण जो होते हैं वो लेखन के आधार पे 52 होते हैं। क्लियर, 52। और उच्चारण मतलब मैं जो बोल रहा हूं, मतलब मौखिक उच्चारण के आधार पे 45 होते हैं, 45, 52। क्लियर। अब जो 45 होते हैं, कौन कौन से होते हैं 45, 10 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं। और इधर जो 52 होते हैं, 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन। अक्षर 13 गया। क्लियर, ये बताऊंगा, थोड़ा खामर और डूबमर वाला काम मत करो, 2 मिनट सांस ले लो, आगे देखो तो सही, वीडियो सब बता दूंगा यार, ठीक है। अब भैया यहाँ लिखा 13 स्वर, यहाँ लिखा 10 स्वर, तो ये क्या गणित है। तो देखो कुल मिला के मैं बोलूँ कि पूरी वर्णमाला है। पूरी वर्णमाला में क्या आता है, तो पूरी वर्णमाला में आता है आ से लेके ज्ञा तक के सारे समान, समान मतलब वर्ण, ठीक है। आ से लेके ज्ञा तक के,
इसमें कुछ अलग है क्या? नहीं है। तो इसमें तीन चीजें आती हैं, एक आता है स्वर आ से लेकर आह तक, फिर आते हैं व्यंजन और आते हैं संयुक्त व्यंजन। अगर मैं तीनों ही पढ़ा दूं तो हो गया वर्णमाला कंप्लीट, खत्म, मैटर ही खत्म, इतना टेंशन ही क्यों लेना। तो बस वही तो कर रहे हैं। तो पहले क्या पढ़ लेते अपन स्वर। ये लिखे यहाँ पे 10 स्वर, यहाँ पे लिखे 13 स्वर, तो क्या अलग अलग क्यों गणित है? इधर आ, ये देखो स्वर। तो स्वर, पहली बात तो स्वर आपसे कोई पूछे कि स्वर होते क्या है, तो उसको फट से वहीं पे मुंह पे परिभाषा फेंक के मारो, उनने की ये ले पहली फुर्सत में ले एक लाइन की परिभाषा, ऑथेंटिक परिभाषा 8वीं से लेकर IAS तक किसी भी एग्जाम में ये लिखा जाना या फिर ऑब्जेक्टिव में लगा देना। कोई गलत कर दे तो वहीं जाकर धे धे कर देना उसको, जान से मत मारना, केसेस हो जाएगा, नौकरी नहीं लगी सरकारी। तो स्वतंत्र स्वर, ये अलग ही चल रहा है सीन, रात की 3 बजे वीडियो बनता तो ऐसे ही होता भाई। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। मतलब समझाना पड़ेगा। इधर थोड़ी देर के लिए, ये लिखा क्या? ये लिखा वाह, वाह, वाह वन वाला वाह। ये वाह जो एक्चुअल में है, ये वाह क्या मैं बोलूँ आपसे स्वतंत्र है? ये व्यंजन है, ये स्वतंत्र नहीं है। एक तरफ लिखा है ये आ, ये क्या स्वतंत्र है? ये स्वतंत्र है। ये वाह जो है, ये वाह का एक्चुअल रूप है ही नहीं, ये वाह का एक्चुअल रूप ये हलंत वाला है। तो भैया ये पूरा कैसे बनता है? जब इसमें आप प्लस में आ जोड़ते हो, जितने भी व्यंजन है उनमें प्लस में आ जोड़ोगे, जब जाके वो क्या ये वाला रूप बनते हैं जो अपन देखते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आ जोड़ने पे क्या बनता है? पूरा वाह बनता है। नहीं तो ये क्या है? हलंत लगा मतलब आधा वाह है, तो ये स्वतंत्र है ही नहीं। तो व्यंजन जितने भी हैं वो स्वतंत्र एक्चुअल में है ही नहीं, अपने को लगता है कि स्वतंत्र है ही नहीं वो। ठीक है, ये जो है स्वर ये सारे स्वतंत्र है। आ है तो आ में कुछ नहीं जुड़ा, आ मतलब आ, वो आधा हो पूरा हो, आ मतलब आ, क्लियर। तो बस यही है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। तो व्यंजन क्या कहलाते फिर? स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता से कैसे? ये तुम्हारा दाई जी यहाँ लिखा तो है आ, ये क्या है? स्वर ही तो है। ठीक है, तो बस इतना याद रखो स्वर की परिभाषा। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ओम भट्ट स्वाहा। इधर आ जाओ, स्वर होते कौन कौन से भैया ये बताओ। एक मिनट रुकना, ये फेल करवा के मानेगा छोरी को, देखना। हाँ, ऐसे जरा प्यार से मोहब्बत से मिट जाए तो थोड़ा अच्छा लगे मेरे को भी। तो स्वर होते कितने टोटल? तो लिखो आ बड़ा, ई बड़ी, ऊ ऐसे करके आहा तक, क्लियर। अब मैंने वहां पे क्या बताया था? 10 और एक तरफ 13, कैसे बता दी भैया? यहाँ पे लिखे 13, यहाँ पे लिखे 10, तो ये कैसे हो गया? एग्जाम में यही तो पूछते और वहाँ औंधे मुंडे गिरते और फिर कहते हमारी नौकरी नहीं लगी, हमारे यहाँ छुच्छोरी नहीं हो रहे, शादी हो तो छुच्छोरी हो वो भी एक दिक्कत है। तो स्वर की संख्या ये एग्जाम में आता है, मुगालदम मत रहना। तो परंपरागत रूप से स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो भैया 3 कौन से हटा दिए उच्चारण की दृष्टि से? एक तो ऋषि, एक और एक ये तीनों हटा दिए। ठीक, क्लियर। ये तीनों जो हैं, ये तीनों, एक तो ये, एक ये और एक ये। तो कुल मिला के याद रखना, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है? सिर्फ 10। और स्वर बोलते किसको है? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। वर्ण तो व्यंजन भी है, पर वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। पढ़ रही ना पल्ले कि माथे के ऊपर से जा रही है, कोई मतलब नहीं जीने का। परंपरागत रूप से 13 होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ जाए? बढ़ जाओ भैया, ठीक मेरे को भी बोलना पड़ता, बढ़ जाओ भैया। स्वरों का वर्गीकरण, मतलब अब स्वर जो हैं वो एक्चुअल में है तो 13 ही, बढ़ेंगे तो है नहीं, 13 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुमको लग रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं पढ़ने का, पढ़ाई छोड़ दो बेटा, क्योंकि 13 से ज़्यादा है ही नहीं यार, व्याकरण में नहीं, मैं क्या अलग से पढ़ा दूँ। तो स्वरों का वर्गीकरण कुल मिला के हैं कितने? 13 ही। तो उनका वर्गीकरण करा कैसे? फिर अलग अलग चीज़ों के आधार पर करा है। देखो, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मतलब जब अपन बोलते हैं तो उनके उच्चारण में ज़्यादा टाइम लगता है कि कम टाइम लगता है, उसके आधार पे। जीभ के प्रयोग के आधार पे, होठों की स्थिति के आधार पे, जैसे कैसे ऊ बोलता हूँ तो गोल होठ बनते, आ बोलता हूँ तो अलग ही बनता है। घोषत्व के आधार पे स्वर यहाँ पे कंपन होता है। प्राणत्व के आधार पे, ज़्यादा तेज बोलता हूँ, धीरे बोलता हूँ। हवा के आधार पे, मतलब हवा नाक से निकलती है कि मुँह से निकलती है, ठीक है। मुख विवर के आधार पे, तो ये सारे जो आधार हैं इनको एक एक से पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ लिया मतलब स्वर कंप्लीट हटाओ, होने ही नहीं, टेंशन ही नहीं, फालतू इतना लोड मत लिया करो, तुम टेंशन मत लो यार इतना। तो पहला मुद्दा आता है क्या भैया? मात्रा या उच्चारण के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। आपसे ये भी पूछा जाता है एग्जाम पे कि मात्रा या उच्चारण के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अच्छा भैया, ह्रस्व स्वर मतलब क्या? ह्रस्व स्वर मतलब वो स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगता है,
हार्ट अटैक आ रहा था, बच गया। या कम समय लगता है, कम समय मतलब किसकी तुलना में कम, दीर्घ स्वर की तुलना में कम। जैसे एग्जाम्पल भी लिखा, ह्रस्व स्वर अ, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, मतलब इनमें की पॉइंट लिख दिए हैं। इसकी पीडीएफ मिलेगी, लेकिन कोर्स वालों को मिलेगी वो एप्लीकेशन पे, ठीक है। अरे यार बेटा यहाँ नहीं दे सकता, तुम समझो यार, मेरा भी थोड़ा सा कुछ, ठीक है। तो कम समय लगता है किसमें, ह्रस्व स्वर में। एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा मतलब आ ई उ, एक मात्रा ही है इनमें। लेकिन जब आप दीर्घ स्वर पे आते हो तो अधिक समय लगता है, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगता है और 2 मात्रा का समय लगता है। तो भैया यहाँ उदाहरण तो लिखे ही नहीं आपने, तो आ ई और उ, इनके अलावा जो बचते हैं वो सारे यहीं तो आएंगे, और कहाँ जाएंगे भैया मेरे, सारे यहीं लिख दो जितने भी बचते हैं। ये 3 हो गए, बाकी इसके अलावा 10 बचे, 10 के 10 यहाँ डाल दो, खत्म, मैटर ही खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। उसके बाद आता प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या सिस्टम है, जब दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे किसी को बोलने में तो वो प्लुत स्वर कहलाता है। कैसे, कभी खेत में गए हो, दाई जी ने कभी आवाज दी है कि यहाँ आ जरे, तो यहाँ आ जरे में वो रा होता है ना, वो अलग ही लेवल का खिंचाता है। मम्मी गाली देती ना, तो उसमें जो लास्ट वाला वर्ड है वो अलग ही लेवल का खिंचाता है, तो वो वाला सीन यहाँ होता है। देखो, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है और पुकारने में या नाटक के संवाद में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर, पुकारने में मतलब राम ओम चलते ही जाता है, तो माँ जो खिंचाता जाता है इसलिए, तो इसमें आता प्लुत स्वर। क्लियर, ठीक है, शांति, पानी पी लो, सांस ले लो, आगे देखो। इतना टेंशन मत लो यार तुम, यार ऐसे टेंशन लेने वाले मेरे को, आई डोंट लाइक दिस टाइप्स ऑफ पर्सन। जीभ के आधार पे, जीभ मतलब जीभ, तो जीभ के आधार पे कैसे, अपनी जीभ है ना भैया, जब 13 स्वर में से आप कोई सा भी बोलते हो तो जीभ किसी ना किसी हिस्से को तो छूती होगी ना, मतलब अगला हिस्सा काम कर रहा है, पिछला हिस्सा काम कर रहा है, तो उस आधार पे इधर आओ। अग्र, मध्य और पश्च, मतलब जीभ का अगला हिस्सा, बीच वाला और पीछे वाला। तो पहले बात कर लेते बीच वाले, क्यों, क्योंकि बीच वाला इजी पड़ रहा है अपने को, थोड़ा सा इजी पड़ रहा है, मध्यम मार्गी। तो मध्य वाला हिस्सा, जब भी आप क्या बोलोगे, आ बोलोगे, छोटा आ बोलोगे, तो बीच वाला हिस्सा काम करेगा जीवान का। वो बोल के देख लो, यहाँ वीडियो में क्या कैमरा घुसेड़ दूँ, क्या कर दूँ, ठीक है। तो मध्य वाला हिस्सा काम करेगा जब भी आप आ बोलोगे, और जब भी आप छोटी, बड़ी ए और ए बोलोगे तो आपका जीवान का आगे वाला हिस्सा काम करेगा। बोल के देख लो भले, ई ए इस टाइप का बोलोगे तो अगला वाला हिस्सा काम करेगा, और पिछला वाला हिस्सा कब काम करेगा, छोटा ऊ, बड़ा ओ और आ। क्लियर। अब ये बताओ तुम मेरे को, ये वाला तुमको याद हो ही गया है कि मध्य में क्या आता है, आ बोलोगे तो मध्य वाला हिस्सा काम करेगा। ये वाले ई ए याद कर लो, बाकी जो बचते हैं वो यहाँ डाल देना। तो इतना क्या लोड लेना उसमें कि ये भी याद करे, ये भी याद करे, ये भी याद करे। अरे इतने आसान होता तो घर घर आईएएस होते यार, फिर वही समस्या। तुम सोच रहे हो हम कलेक्टर बन जाएं और याद भी नहीं करे, तो बेटा यार ऐसे नॉट पॉसिबल। होठों को ओठो भी बोला जाता है, होठ भी बोला जाता है, लिप्स भी बोला जाता है, और प्रेमी लोग और बहुत भी बोलते हैं। लेकिन होठों के आधार पे मतलब कैसे, जब भी आप कुछ बोलते हो, कोई सा भी स्वर बोलोगे तो होठ की भी एक आकृति बनती है, जैसे ऊ गोल बन गया, आ अलग ही बन गया, ठीक है। तो इधर होठों के आधार पे वृत्तमुखी मतलब व्रत का मतलब समझ लो, यूं एक गोला बनता है वृत्तमुखी, और जिसमें वृत्त नहीं बने वो अवृत्तमुखी। तो अवृत्तमुखी भले वो तिरछा हो, बांका हो, कैसा ही हो, तुमको क्या करना उससे। तो वृत्तमुखी, उ ओ, बस ये याद रखो, उ ओ, इनमें क्या होता है, वृत्तमुखी होता है। बाकी जितने भी बच रहे हैं वहां फेंक दो उनको ले जाके, आ ई ए थोड़ा इमोशन से पे मत जाओ, तुम वर्ड पे जाओ, इधर आओ। तो ये सारे आ जाते हैं अवृत्तमुखी में। बस क्लियर, होठों के आधार पे भी क्लियर। सांस ले लो, पानी पी लो, आगे बढ़ो। चलो भैया, हवा मतलब क्या, हवा नाक से निकल रही कि मुंह से निकल रही, इस आधार पे भी बांटा गया है। तो इस आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, एक ये और एक ये। एक होता है निरनुनासिक और एक होता है अनुनासिक। तो निरनुनासिक मतलब सिर्फ इसमें मुख से हवा निकलती है। अब एक बात समझना, निरनुनासिक मतलब, नुनासिक मतलब तो नाक से, और निर का मतलब नहीं, नाक से नहीं निकलेगी। अब नाक से नहीं निकलेगी तो कहां से निकलेगी, सिर्फ मुंह से निकलेगी। तो निरनुनासिक, नी मतलब नाक से नहीं निकलेगी, तो कहां से निकलेगी, सिर्फ मुख से। और यहां पे आता अनुनासिक, तो नासिक मतलब तो अपना नाक हो गया, ठीक है। और अनु मतलब आने दो, तो नाक से आने दो, तो यहाँ पे नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अनुनासिक। तो अनुनासिक में 2 याद कर लो, बाकी सब याद करने की कोई जरूरत नहीं। तो अनुनासिक, जब भी आप और आहा
बोलोगे तो आपके नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलेगी। बाकी इसके अलावा जितने भी आते हैं सब आ से लेके ओ तक यहाँ डाल दो, खत्म। तो ये याद करना ही नहीं है, सिर्फ ये याद करना कि अनुनासिक में अह दो चीजें आती हैं। ठीक है, क्लियर? शांति, सांस ले लूँ मैं? हाँ ले लो भैया, मेरे को बोलना पड़ता, हाँ ले लो भैया। इसके बाद में चीजें आती क्या? घोषत्व या कंपन के आधार पे। ये घोषत्व और कंपन क्या होता है? ये अपना जो गला है ना, गला, इसमें कंपन होता है। ठीक है, तो इसको घोषत्व या कंपन कह सकते हैं आप। क्लियर? तो अपन कंपन याद रख लो, थोड़ा आसान कर लेते हैं। तो कंपन के आधार पर तो सभी स्वर घोषत्व ध्वनियां हैं। मतलब एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। तो सघोष, सघोष मतलब कोई सा भी आप स्वर बोलोगे आ से लेके अहा तक, तो आपका जो गला है ये कंपन करेगा। ठीक है, ये फील उसी को होगा जिसको अपने शरीर पर नियंत्रण हो। अब अपने को नियंत्रण नहीं है तो फील नहीं होगी। और ये वीडियो में मैं नहीं बता सकता कि देखो गला कंपन कर दिया है, अरे यार बोल के देख लो जरा लगेगी। तो सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। बस इतना याद रखो कि जितने भी स्वर है सब सघोष है, सब सघोष है। मतलब सबको बोलते वक्त क्या होगा? गले में कंपन होगा। सभी को बोलते वक्त स्वर तंत्रिका में कंपन होगा। तो मैं क्या फारसी में बोल रहा था, वही तो यहाँ लिखा। और क्या, ये शॉर्ट नोट से जो कोर्स लेगा उसको मिल जाएंगे शॉर्ट नोट्स। मतलब ये पूरी पीडीएफ बना रखी मैंने, मेरे शॉर्ट नोट्स वाली। ठीक है, अभी शॉर्ट नोट्स की आप पूरी पीडीएफ बनेगी, वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे कोर्स के अंदर। वीडियो लेक्चर के साथ क्या हो जाएगा? आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि शॉर्ट नोट्स बनानी ही पड़े। इससे ज़्यादा शॉर्ट कोई माइकल कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तो क्या करें? आगे बढ़ो। ठीक है, प्राणत्व हवा के आधार पे। प्राणत्व मतलब क्या? प्राण मतलब प्राण निकल जाते हैं व्यक्ति के अंदर से, मतलब हवा निकल जाती है। हवा मतलब क्या भैया? प्राण निकल गए मतलब सांस निकल जाती है। सांस मतलब क्या? हवा ही तो है। तो प्राण और सांस को कनेक्ट करो प्राणत्व या हवा के आधार पर। कितने भागों में बांटा गया है? तो कोई भाग में नहीं बांटा गया है। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। मतलब कोई सा भी आप स्वर बोलोगे, ये बोलोगे आप, तो आपका थोड़ा सा लो साउंड ही निकलेगा, आ से लेके अह तक, ऐसा। ठीक है, लेकिन का बोलोगे तो थोड़ा सा साउंड तेज निकलेगा। का क्या हो गया? का एक व्यंजन है, तो व्यंजन जितने भी बोलोगे तो थोड़ा सा साउंड तेज निकलता है। लेकिन स्वर बोलोगे तो अल्प प्राण मतलब कम हवा निकलती है, मतलब कम, थोड़ी सी कम ताकत लगानी पड़ती। उ ई इस टाइप का चीज़ है। ठीक है, उच्चारण में मुख्य रूप से कम हवा निकल, मैं क्या उर्दू में बोल रहा था, कम हवा निकलती। भैया सुन लो इसकी भी। ठीक है, उच्चारण में कम हवा निकलती है। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है ये मुख द्वार या मुख विवर। मुख विवर भी बोलते हैं, मुख द्वार भी बोलते हैं। बहुत सारी बुक में सिर्फ मुख द्वार लिखा है, कई की जगह मुख विवर लिखा है। अपन ने दोनों लिख दिए, है ना? क्या दिक्कत? के आधार पर, मतलब मुख खुलने के आधार पर, कितना मुख खुल रहा है उस आधार पर। उस आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। कौन कौन से? एक आता है विवृत, एक आता है अर्धविवृत, एक आता है संवृत, एक आता है अर्धसंवृत। विवृत का मतलब क्या होता है भैया? तो विवृत का मतलब आता है पूरा खुलता है। क्या खुलता है? मुंह। विवृत मतलब पूरा मुंह खुलता है। कब खुलता है? जब आप आ मतलब बड़ा आ बोलते हो, आ, तो पूरा मुंह खुलता है आपका। फिर अगला सीन क्या है? अर्धविवृत। अर्ध का मतलब, अब विवृत का मतलब पूरा खुलना हुआ, तो अर्धविवृत का मतलब जाहिर सी बात है आधा खुलना हुआ। ठीक है, तो अ, ए और ओ याद रखना ये चीजें। अ, ए और ओ, ये जो 3 स्वर हैं, ये जब आप बोलते हो तो अर्धविवृत के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? ये भी याद रखना कि मुख द्वार खुलने के आधार पर कितने भागों में बांटा है? 4। कौन कौन से? विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। तो संवृत लगभग मुंह बंद रहता है। संवृत का मतलब बंद, तो लगभग मुंह बंद ही रहता है, ये मान के चलना आप। ठीक है, तो जैसे ई उ तो लगभग मुंह आपका बंद रहेगा। क्लियर? अब इसमें आता है अर्धसंवृत, मतलब लगभग आधा मुंह बंद रहेगा आपका। तो ए और ओ। ठीक है, अब देखो ये जो होठों की आकृति है, तुम्हारे मुंह का जो ढांचा है, सिस्टम है, ये अपन मैं इसे बता नहीं सकता आप लोगों को, तो ये फील कर लो अपने आप में, और फील नहीं कर सकते तो ये अपने आप में रट लो। क्लियर बात है? ये वर्णमाला है, ये बनाई गई है विद्वानों के द्वारा, और ये एग्जाम में आती है। अब किसी ने भी बनाया इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन तुम्हारा अधिकारी बनने का सपना यही पूरा कर सकता है। क्लियर? तो पूरी जान इसको रटने में डाली जाए, या फिर प्रैक्टिकल कर लिया जाए, जो आपको इजी लगे। ठीक है, तो अर्धसंवृत। हालांकि मुझे यहाँ पे एक सेंसलेस चीज लगी कि अर्धविवृत मतलब भी आधा खुलना हुआ, अर्धसंवृत मतलब आधा बंद हुआ। तो कुल मिला के आधा बंद करो या आधा खोलो, बात तो आधे पे आती है ना। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वर्णमाला है भैया, वर्णमाला के हिसाब से पढ़ लो। तो याद रखना कि अर्धसंवृत में ए और ओ आता है, अर्धविवृत में आ ए ओ आता है। क्लियर? ठीक है, क्लियर, शांति। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा भैया? व्यंजन। व्यंजन मतलब अभी तो बताया था भैया मेरे कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। कैसे? एक बार वो बता दूं यार, मेरा मन नहीं मान रहा। अरे नहीं बताऊंगा मैं तो। इधर जैसे लिखा मैंने ना, तो ये जो ना है
ये क्या है, ये व्यंजन है, लेकिन ये पूरा व्यंजन नहीं है। इसका ना का एक्चुअल वर्ण क्या होता है, हलंत वाला। इसमें तो क्या जुड़ा है, इसमें तो आ जुड़ा है। तो मतलब ये हुआ ना कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ओम भट्ट स्वाहा। ठीक है, क्लियर। तो व्यंजन की संख्या, व्यंजन होते कितने, एग्जाम में पूछते हैं, फिर फेल हो गए, फिर शादी ब्याह, फिर भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। तो व्यंजन की संख्या, तो व्यंजन की परंपरागत रूप से 33 होती है संख्या। ठीक है, और द्विगुण व्यंजन मतलब ड और ढा, बिंदु वाले ड और ढा को आप जोड़ दोगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 35। क्लियर, शांति, सांस ले लो, पानी पी लो, वाह। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, व्यंजनों का वर्गीकरण। बहुत आसान तरीके से ये 3 चीजें मैंने बहुत इजी कर दी, इतनी इजी कि आप भी देखोगे तो उन लोगों को वाह यार भैया मन कर जाएगा गले लगाने का, पर इतनी दूर आ नहीं पाएंगे। तो कोई बात नहीं, वहीं से कमेंट कर देना प्याज भरी। ठीक है, तो व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पे किया, 1 2 3 4 5 6 7 आधार पे। कौन कौन से, स्पर्श के आधार पे, घोषत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पे, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन। एक एक से पढ़ लें, हाँ भैया पढ़ लेते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, 1 2 3 मतलब स्पर्श, घोषत्व और प्राणत्व, इनका जो बेस्ट कंटेंट था किसी भी बुक में वो यहाँ निकाल के आपके सामने डाल दिया। तो स्पर्श के आधार पे, घोषत्व के आधार पे और प्राणत्व के आधार पे टोटल कितने वर्ण हैं, 25। कहाँ से कहाँ तक, का से लेके माँ तक। ठीक है, गला सूख रहा है, का से लेके माँ तक। अब ये का से लेके जो माँ तक है पूरे, ये 3 आधार पे हैं, स्पर्श, घोषत्व और प्राणत्व। अब इधर आना, देखना इधर, सुनना शांति से, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो का, खा, गा, घा और डा, चा, छ, जा, झा, इया, ऐसे टा, ठा, डा, पा, फा, वा, ये सारी ये फेल करवा के ही मानेगा विचार औलाद उनको। हाँ, तो ये सारी जो चीज़ है। अब इसमें देखना, ये का वाली लाइन है, इसको क्या बोला जाता है, का वर्ग। ये लिखा है यहाँ पे क्या, का वर्ग। ये चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग, ये पा वर्ग, ये पूरा क्रम होता है। पा वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, मा, ऐसा आता है। अब मैं आपसे बोलूँ भैया, आपसे क्या बोलूँ, इसमें जो चीज़ें हैं कि भैया अब इसमें लिखा है स्पर्श के आधार पे। ठीक है, तो ये जो है पा वर्ग, ये कैसा, होठ या ओष्ठ। जब भी आप ये वाली लाइन पूरी बोलोगे, प, फ, ब, भ, मा, बोल के देख ले एक बार, प, फ, ब, म और भ, ये सब भी आप बोलोगे, आपके होठ एक दूसरे से टकराएंगे। तो यहाँ पे लिखा ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ, होठ टकराएंगे आपस में। ठीक है, जिसके बाद में आपका लिखा त, थ, द, ध और ना, ये जब भी आप बोलोगे तो दांत आपस में टकराएंगे, त, थ, द, ध और ना। ये मतलब ता वर्ग पूरा बोलोगे तो दांत आपस में टकराएंगे, इसमें होठ टकराएंगे। और ये है मूर्धा, ट, ठ, ड, ढ, न। अब मूर्धा मतलब कैसे बताऊं, जीवान के जस्ट ऊपर जो एक गुम्मत जैसा सिस्टम होता है ना, वो होता है मूर्धा आपका। ठीक है, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का अगला भाग, मुंह की छत जो होती है ना आपकी गुम्मत, उसमें अगला वाला भाग वो क्या होता है, वो होता है मूर्धा। तो वो टकराता है, ट, ठ, ड, ढ, न, ये चीजें। क्लियर, शांति। अब उसके बाद में आता है तालव्य। तालव्य मतलब तालु, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिछला हिस्सा। इसमें 2 है, गुम्मत के अंदर एक अगला हिस्सा है, एक पिछला हिस्सा है। जब भी आप पूरा टा वर्ग बोलोगे तो अगला हिस्सा टकराएगा, जब भी आप पूरा चा वर्ग बोलोगे तो पिछला हिस्से पे टकराएगी, जीवान टकराएगी। ठीक है, तो बोलो च, छ, तो ये पिछला हिस्से पे टकराएगी। ऐसे आता है का से लेके डा तक, ये का वर्ग पूरा। तो जब भी आप बोलोगे तो कंठ, कंठ पे जोर पड़ेगा, मतलब क, ख, ग, घ, ड, ऐसा। आई बात समझ में, क्लियर। बस इस तरीके से याद करना। अब जो ये है का से लेके माँ तक, ये टोटल कितने हैं, 25 हैं। तो अब इनको एक और चीज और देखना, यहाँ पे लिखा हुआ बाकायदा स्पष्ट तरीके से। ठीक है, अघोष, अघोष, अघोष और ये मतलब जो आगे की दोनों लाइन है, का की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगी आपकी, अघोष, और ये भी अघोष। क्लियर, ये टेबल पूरी एज इट इज दिमाग में बिठा ही लेना। ठीक है, आपसे यूं पूछा जाएगा एग्जाम में कि टा घोष है कि अघोष है, तो आपको यहाँ बताना है, अच्छा टा यहाँ आता है, ये देखो अघोष। क्लियर, बस इतना सा है। अब आपसे पूछा जाएगा इया घोष है कि अघोष है, तो भैया यहाँ पे आएगा सघोष। ये इया मतलब सघोष। तो ये 3 क्या है, इधर वाले सघोष है, ये अघोष है। क्लियर, शांति, सांस ले लो। उसके बाद में आता अल्प प्राण और महाप्राण। तो देखो यहाँ पे एक लिखा अल्प प्राण, ये अल्प प्राण और ये अल्प प्राण, मतलब 1 3 और ये आता है 5। तो 1 3 5 ये आपके क्या हो जाएंगे, का अरे तेरी,
ये 1 3 5 ये सब क्या हो जाएंगे, ये इसको रोक के स्क्रीनशॉट लेके आराम से इत्मीनान से पढ़ लेना, ठीक है। ये बस बेसिक समझा रहा हूँ आप लोगों को, और ये ज़्यादा डिटेल में समझना तो कोर्स में बताऊंगा। यहीं की जगह यार एक आधे घंटे के वीडियो में तुम सोचो कि पूरी पिक्चर बता दूँ, तो इंसान में भी यार ऐसा नहीं, फेल करवा के मानेगा है तुम लोगों को, ठीक है। तो 1 3 5 मतलब ये एक रो, दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये पांचवी रो, ये तीनों क्या कहलाती, अल्प प्राण कहलाती। क्लियर, शांति। अब उसके बाद में आती महाप्राण। तो महाप्राण भैया ये मतलब कोई सा भी वर्ग हो, क च ट त प, क च ट त प, कोई सा भी वर्ग हो, उसमें आपका दूसरा और चौथा ये क्या है, ये महाप्राण है। मतलब महाप्राण मतलब इनको बोलने में ज्यादा हवा निकलती मुंह से। मैं बोलूँ क नॉर्मल, ख ज्यादा हवा निकलेगी। आई बात समझ में, क्लियर। बस यही चीजें होती हैं। और एक होता है नासिक। नासिक मतलब ये जब आप बोलोगे तो आपका नाक से भी कुछ ना कुछ साउंड निकलेगा, जैसे इया ऐसा, ठीक, क्लियर। ये इसको रोक के स्क्रीनशॉट लेके, नहीं तो कोर्स वगैरह कोई लोगा तो उसमें पीडीएफ मिल जाएगी। शांति, इत्मीनान से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आती है नेक्स्ट बात है, 3 निपटा चुके हैं अपन यहाँ पे। कौन कौन से, स्पर्श, घोषत्व और प्राणत्व, मतलब 25, टोटल 25 का से लेके माँ तक के। अब आता है नेक्स्ट में क्या बता दिया भैया आपने, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, अंतस्थ व्यंजन की एक चीज और सुन लेना, ये है यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन, ये है उष्म और ये है उच्चिप्त। अब देखो इधर आओ, मैंने बताता हूँ, इतना शॉर्ट में कर दे, इससे ज्यादा शॉर्ट और क्या करूंगा मेरे को ये बता दो, इससे अच्छा तो मैं गला दबा दूं, कोई मतलब नहीं फिर जीने का, ठीक है। तो ये 3 तो मैं एक टेबल में बता चुका हूं, और 1 2 और ये 3 संयुक्त अलग से बताऊंगा। बाकी ये तीन और एक और अलग से बता रहा हूं मैं आपको। तो ये तीनों एक ही पेज पे आ गए। तो देखो अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन है कौन कौन से, तो य र ल व। आपसे पूछा जाता व एक अंतस्थ व्यंजन है या नहीं है, तो बस इतना याद रखना कि व एक अंतस्थ व्यंजन है। तो य र ल व क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। क्लियर। और ये जो अंतस्थ व्यंजन है ये सारे सघोष है और ये अल्प प्राण है, इनको बोलते वक्त मुंह से ध्वनि कम निकलती है, ठीक है। क्लियर, बस इतना। उसके बाद आता ऊष्मी संघर्षी। ऊष्मी संघर्षी मतलब ये अघोष प्लस महाप्राण होते हैं। ऊष्म या संघर्षी, स स स स ये सारे संघर्षी होते हैं। मतलब इनको जब भी बोलेगे तो रगड़ता हुआ कुछ आएगा, ठीक है। मतलब गर्म ध्वनि सी आएगी, मतलब गर्म हवा सी आएगी, आपको देखना भले। संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म मतलब नाम ही इसलिए रखा है, ऊष्म मतलब क्या होता है, गर्मी होती है। तो स स स और ह ये चारों क्या है, ऊष्म और संघर्षी हैं। ये सारे अघोष हैं और ये महाप्राण है। जब भी बोलोगे स तो थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। आई बात समझ में। और उसके बाद आता उच्छिप्त। उच्छिप्त में ये दोनों आते बस, और कोई सा नहीं आता। उच्छिप्त में डा आएगा, डा मतलब बिंदु वाला डा, और ढा आएगा बिंदु वाला ढा, ठीक है। तो ये जो डा है ये अल्प प्राण है और सघोष है, दोनों है सघोष ही। और ये महाप्राण है और ये सघोष है। ये बहुत शॉर्ट में और बहुत सही साठ तरीके से बता रहा हूँ, लिख लेना। और नहीं तो इसकी पीडीएफ ले लेना, ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ कोर्स वालों को मिलेगी यार बेटा, यार तो समझा करो यार, नहीं हो सकता ऐसा। संयुक्त व्यंजन लास्ट बचा है, थोड़ा सा दम और भर लो, कोई मतलब नहीं है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन मतलब जो मिलके बने हो। किससे मिलके बने हो, 2-3 से मिलके बने हो। तो देखो इधर आओ, अक्षा आता है, इसकी ट्रिक भी यहीं पे लिखी हुई है। अक्षा का और सा 2 से मिलके बना है। का पे यहाँ पे आधा का है, ठीक है, पूरा का नहीं है। मतलब का के अंदर वो पूरा आ भी नहीं है, सिर्फ आधा का है और सा है, दोनों से मिलके अक्षय बनता है। तो अक्षय, तिरय, ज्ञा और स्रा ये चारों ही है संयुक्त व्यंजन, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है अलग से, 4 ही है बस। तो अक्षय का और सा से बनता है, त्र ता और रा से बनता है। तो इनकी देखो इंग्लिश ट्रिक मतलब कुछ भी नहीं है। अक्षय बनता का और सा से, तो का के लिए क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, और सा के लिए एस एच लिखते हैं। तो के एस एच, बस ये याद रखना है। अक्षय की स्पेलिंग याद रखना है। 12 खड़ी का इंग्लिश ट्रांसलेशन तो आता होगा ना आप लोगों को। बस अक्षय को कैसे लिखते हैं, तो के एस एच, तो बस के एस एच ये आ गया। जिसके बाद आता त्र, तो त और रा। तो देखो ता के लिए टी लिख दिया और रा के लिए आर ए लिख दिया। जिसके बाद आता ज्ञा, ज्ञा के लिए जा लिख दिया और यहाँ पे इया के लिए वाई एन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में आता स्रा, स्रा के लिए सा लिख दिया, एस एच, और रा के लिए आर लिख दिया। थोड़ा बहुत तो होगा, नहीं तो भैया यहाँ तो रा के लिए आर लिखा और यहाँ आर ए लिख दिया। अरे भाई थोड़ा ट्रिक को ट्रिक के हिसाब से लो, तुम भावनाओं पे मत ले जाओ। ऐसे में तो फिर लग गई सरकारी नौकरी, बन गया अधिकारी, देख लिया मैंने, ठीक है। तो थोड़ा सा उस हिसाब से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी त्रा के लिए ता और रा, ज्ञा के लिए
ज और इयाँ, तो ये चीज़ें याद कर लेना बाकायदा स्पष्ट तरीके से। बाकी हाँ, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बहुत डिटेल में इनको पढ़ना चाहता है, ये बहुत बेसिक बताया ना, बहुत ही बेसिक बताया, इसलिए ताकि तुम लोग डिप्रेशन में ही जाओ, कई का उन्हें वीडियो देखने के बाद इतना कठिन मर मुर जाए मेरे माथे, इसलिए बहुत बेसिक मैंने बताया है, ज़्यादा ही डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो इसके लिए मैं कोर्स ला रहा हूँ, ठीक है। तो कोर्स के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ पे जाके देख लेना, आपको कोर्स मिल जाएगा। कोर्स में क्या क्या दूंगा, तो कोर्स में आपको एक तो ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा डिटेल में, वो तो ही है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी कैसी, इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, तो शॉर्ट नोट से बनाना नहीं पड़ेंगे आपको, और उसमें ट्रिक भी ऐड कर दूंगा मैं, ट्रिक भी आपको मतलब यहाँ पे जैसे ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक मैंने ज़्यादा बताई नहीं है, वो ट्रिक भी ऐड कर दूंगा। तो कुल मिला के आपका पूरा हिंदी का और इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले करवाऊंगा मैं उसमें, आई बात समझ में। तो ये सारी चीज़ें करूंगा। आप वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, तुम्हारा मन हो तो करो, अच्छा लगा हो तो करो, नहीं तो जबरदस्ती नहीं भैया। हाँ, बाकी इतना झेल लिया तुम लोगों ने मेरे को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।